কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাকে, কেন রে মন উদাস হয়ে থাকে, এ ব্যথা জানাবো কাকে, কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাকে, কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাকে, কেন রে মন উদাস হয়ে থাকে, এ ব্যথা জানাবো কাকে, কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাके। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी, जिसमें हर बार हम आपसे कलाकार, साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सेवियों से मुलाकात करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बनारस सिनिया घराने की दक्ष गायिका और पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की गंडाबंध शिष्या डॉक्टर रीता देव जी। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस पर। नमस्कार। बहुत सारी बातें आपसे करेंगे संगीत के सफ़र की, एकेडमिक सफ़र की और आपके निजी जीवन की भी, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा कि संगीत का जो सफ़र है उसकी शुरुआत कैसे होती है और पारिवारिक माहौल किस तरह का था उस वक्त संगीत के लिए। मेरा जन्म स्थान जो है वो आसाम में है। आसाम से मेरी सफ़र शुरू हुई और अभी मैं दिल्ली में हूँ जी। आसाम में मेरे जन्म स्थान और मेरे पापा का कर्म स्थान है नागालैंड था। तो वहाँ जन्म के बाद हम प्राइमरी सेक्शन की जो पढ़ाई है हम नागालैंड में चले गए, क्योंकि पापा वहाँ पे कार्यरत थे। तो वहाँ चले गए और वहाँ पे हमारी शिक्षा शुरू हुई। बचपन वहीं पर बीता है। जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में, नर्सरी केजी होंगे, नर्सरी मेरे ख्याल से था, तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। पापा का कोई फ्रेंड था, उनका स्कूल था जी। क्योंकि हम लोग पहले रेलवे स्कूल में हमारी दखीलात हुई थी, तो काफ़ी दूर था वो। तो उस समय तो इतना चलने फिर मतलब रिक्शा और बस ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो चल के जाना होता था। इतना दूर जाना आना बड़ा मुश्किल था। तो ये पास में स्कूल था, तो पापा ने बोला ठीक है चलो बचपन का स्कूल नर्सरी केजी यहीं पे हो जाए, तो फिर बाद में हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और उस समय जो मैनेजमेंट था वो उनके पास कोई तिनसुकिया करके आसाम में कोई जगह थी, वहाँ से श्री उदय शंकर मुखर्जी नाम के कोई गुरु, वो उनके फैमिली के साथ दीमापुर शिफ्ट हो गए थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि हम आपके स्कूल में कुछ हमें बच्चों दे दीजिए और साथ में कुछ स्पेस अगर मुझे मिल जाए तो हम अपना एक स्कूल यहाँ चलाना चाहते हैं। तो वो राज़ी हो गए और उन्होंने दे दिया, अपना जगह दे दिया, कुछ बच्चों भी दे दिए उन्होंने। और बच्चों में हम भी थे, हमारे एक सिस्टर भी हैं, दीदी मेरी जी। हम दोनों को भी उस पर शामिल कर लिया गया। तो हम लोग सीखते थे सारे हर प्रकार के गाना ही, जैसे सरगम से शुरू, अलंकार भी करवाया, फिल्मी गीत भी सिखाए बच्चों को, जैसे रुचि जगानी है। बंगाली मॉडर्न सॉन्ग्स भी है उसमें, क्लासिकल भी है, भजन भी, हर प्रकार के गीत सिखाते थे। और उनके मिसेस जो थी वो डांस टीचर थी, तो थोड़ा थोड़ा डांस भी हम लोगों को उस समय शुरू करवाया गया था। फिर बाद में डांस मम्मी पापा ने बोला नहीं, लड़कियाँ फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो गाना ही सही है। तो वहाँ से शुरू हुआ, गाते थे। तो हम लोगों को रुचि खूब, जो हमारी रुचि थी उसको देखते हुए जो टीचर थे उन्होंने आग्रह किया हमारे माता पिता से कि इन लोगों को आप कंटिन्यू करवाइएगा। तो पापा का शायद मन था, क्योंकि हमारे माता पिता को भी शौक़ था, क्योंकि बंगाल के जो फैमिलीज़ होते हैं ज़्यादातर बंगाल में आप देखिएगा ये कला संस्कृति के प्रति जो रुझान है वो रहता है। हर परिवार में आप जाइएगा बंगाल में तो देखिएगा बच्चे कोई गाना सीख रहे हैं, कोई तबला सीख रहे हैं, कोई सितार सीख रहे हैं, कोई आर्ट सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं बच्चों का, साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ साथ वो चलता रहता है। तो हम लोगों का उसी तरह से गाना चालू हुआ, शुरू हुआ। और पिता माता को शौक़ था, माँ भी गाती थी थोड़ा बहुत, ऐसे प्रोफेशनली नहीं गाती थी। और पिताजी को भी शौक़ था, वो थोड़ा सा बंगाली फोक जो है उनमें थोड़ा रुझान पापा को ज़्यादा था।
फिर हमारी शिक्षा वहाँ से शुरू हुआ। तो रीता जी, बचपन में तो पता नहीं होता है हमें कि किस तरफ जाना है, तो माता पिता का रुझान था, संगीत प्रेमी थे, और आपने बताया कि बंगाल के परिवारों में कला संस्कृति की तरफ रुझान होता है, तो आप संगीत की तरफ और गायन की तरफ मुड़ गई। उस वक्त भी नहीं पता होता कि क्या शास्त्रीय गा रहे हैं, उपशास्त्रीय या फिल्मी, तो जो गाना वहाँ पर सीखती थी, या कुछ अगर याद आ रहा हो बचपन का कोई गीत और हमारे दर्शकों के लिए साझा करना चाहें, सुनाना चाहें? ठीक है, मैं एक भजन, एक ठुमरी नुमा है, बहुत सुंदर भजन है, मैं वो गाती हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत सुंदर रीता जी, और इस तरह बचपन में हम एक बार फिर आपके गए। अब मैं नागालैंड और असम से निकलकर बनारस की तरफ रुख करूंगा और जानना चाहूँगा कि कैसा वहाँ का कैसा सफ़र रहा। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत विभाग से पीएचडी की और फिर गिरिजा देवी जी से सीखा आपने, तो कैसा बनारस की जो गायकी है वो जाहिर सी बात है कि बंगाल की गायकी से अलग है, वहाँ की कुछ खास बातें हैं, वो हमारे दर्शकों से अगर साझा करना चाहें। जी, बनारस आने से पहले मैं जो अपना सफ़र है उसको थोड़ा सा आपके समक्ष रखना चाहूँगी, क्योंकि नागालैंड में हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, कुछ कारणवश हमें फिर आसाम में ही शिफ्ट होना पड़ा। और आसाम में सिलचर करके एक जगह था जो हमारी जन्म स्थान से अलग है, वहाँ पे हम शिफ्ट इसलिए हुए थे क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर जो थे उस समय 9th क्लास में थे और हॉली क्रॉस कॉन्वेंट में वो पढ़ते थे। और कॉन्वेंट आसाम में नॉर्थ ईस्ट में 2-3 कॉन्वेंट थे, एक मेघालय में शिलांग में, एक डिमापुर में और एक सिलचर में। तो सिलचर चुनने का कारण यही था क्योंकि वो हॉली क्रॉस में पढ़ते थे, हॉली क्रॉस सिलचर में है। मेघालय में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मेघालय शिफ्ट होना नहीं चाह रहे थे। और दूसरा कारण ये है कि मेरी माँ का बचपन से हम लोगों ने देखा आँखों की बहुत परेशानियाँ थी जी। तो नागालैंड में बहुत कोई अच्छे आई स्पेशलिस्ट ना होने के कारण पापा ढूंढ रहे थे कि कोई कहीं मिल जाए। तो किसी ने कहा होगा कि सिलचर में बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट है, आप उनको एक बार जाके दिखा के आइए। तो पापा मम्मी जब यहाँ पे आए तो उनको रास्ते में जाते हुए जब डॉक्टर के पास जा रहे थे तो देखा कि लड़कियाँ सितार पकड़ के जा रही है जी। तो उनका दिमाग में उसी समय स्ट्राइक किया, इसका मतलब यहाँ पे कोई गाने का स्कूल ज़रूर होगा। तो उन्होंने पता किया और पता पड़ा वहीं पे एक संगीत भारती करके एक स्कूल चलता था जी। तो पापा ने उसी समय डिसाइड कर लिया कि हम यहीं पे शिफ्ट करेंगे और बच्चों को यहीं पे हम संगीत सिखाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने, मैंने पहले ही बोला था इनको कंटिन्यू कराइए। और पापा का इच्छा था, मम्मी पापा का भी इच्छा थी कि हम लोग कंटिन्यू करें। फिर सिलचर शिफ्ट हुए और यहाँ पे हमने पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी। करने के बाद पापा हमेशा दूरदृष्टि रखने वाले थे और उनका ये था कि हमारे बच्चे जो हैं अपने पैरों पे खड़े हो सब कोई। तो वहाँ से उन्होंने ढूंढना चालू किया। मेरा मन था कि हम मास्टर्स करें, तो पापा को हमने अपनी मन की इच्छा भी रखी। तो पापा फिर मास्टर्स के लिए अपना ढूंढते रहे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना आवेदन करते हैं। जैसे शांति निकेतन में किया, रविंद्र भारती में किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी किया है। तो ये हमारी भाग्य की बात है, शायद बनारस आना था। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमें कॉल मिला और हम यहाँ पे अपना इंटरव्यू वगैरह दिए हैं और सिलेक्शन भी हो गया है। फिर डिसाइड हो गया कि चलो बनारस ही जाया जाए। तब तो सच बात है क्लासिकल के बारे में इतना कुछ मालूम भी नहीं था। और हमारे जो गुरु थे, एक बीच में हमारे सिलचर में एक निर्मल आचार्य जी करके एक गुरु थे, उनका काफ़ी गाइडेंस रहा, उनका काफ़ी ये रहा हमारे संगीत के प्रति रुझान, क्लासिकल संगीत के प्रति रुझान डालने में उनका बहुत सहयोग रहा।
वो गुरुओं को काफ़ी नाम लेते थे, चिन्मय लारी जी के पास जाना चाहिए, विश्वदेव चट्टोपाध्याय जी के, मतलब ऐसे ऐसे गुरुओं का नाम लेते थे। एनीवे अभी बनारस में हुआ तो फिर हम यहाँ पे अपना दाखिल किए हैं और होने के बाद अपना मास्टर्स वहाँ से किया। मास्टर्स करते करते ही वहाँ पे हमारा डीन जब उस समय हुआ करते थे डॉक्टर एन राजन जी, जो वायलिनिस्ट है, पद्म विभूषण, तो वो काफ़ी, चूँकि उनका रिलेशन अच्छा था सभी संगीतकारों के साथ, कनेक्शन जैसे होता है, तो उसका वो फ़ायदा लेते हुए काफ़ी अच्छे लोगों को बुलाया करते थे फैकल्टी में, जैसे कॉन्फ्रेंसेस हुआ, सेमिनार्स हुआ। तो वहाँ बहुत सारे संगीतकारों को सुनने का भी बहुत मौका सुनने मिलता का, मिलने का, हाँ मिला मौका, काफ़ी मिलता था। और इस बीच पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी भी, उनको भी उन्होंने 2 साल के लिए एज ए विजिटिंग प्रोफेसर इनवाइट किया था। तो एक कॉमन क्लास हुआ करते थे जिसको ठुमरी, क्योंकि ठुमरी दादरा का कोई क्लास होता नहीं था लाइट क्लासिकल का, तो महादेव गुरु जी से उन्होंने भी सीखा, राजन जी ने भी सीखा, तो उनको बुलाया और 2 साल उन्होंने एज ए विजिटिंग प्रोफेसर हम लोगों को सिखाया। और उनके टर्न के बाद जब ख़त्म हो गया, अप्पा जी उन दिनों कलकत्ता में SRM में सिखाती थी, तो किसी भी कारण से वो वापस आ गई थी बनारस, क्योंकि घर है, वो वापस आ गई थी। तो राजन जी ने उसका फ़ायदा उठाया और उनको फिर इनवाइट कर लिया एज ए विजिटिंग प्रोफेसर। फिर अप्पा जी एग्री हो गई, आ गई, तो वहाँ से हम लोगों का फिर कंटिन्यूशन। तो वो 2 साल तक फिर क्लासेस लेती रही? 2 साल तक रहती रही, हाँ। तब तक मेरा PhD भी कंप्लीट ही हो गया है। और तो आप PhD के दौरान गिरिजा देवी जी से आपकी मुलाकात होती है? हाँ, PhD तब मैं कर ही रही थी, मैं जस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही था और अप्पा जी भी आ गई थी। तो कॉमन क्लास हुआ करता था, जैसे सारे बच्चों को, जिसको इंटरेस्ट है वही आते थे, सारे बच्चे तो नहीं आते थे। तो उनमें हम भी थे, हम लोग हॉस्टलर थे, तो हॉस्टल भी पास था, कोई डे स्कॉलर है लेट, क्योंकि अप्पा जी का क्लास थोड़ा लेट आवर्स में होता था, तो हो सकता है डे स्कॉलर के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती थी, पर हम लोग तो हॉस्टलर थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। और जब कॉमन क्लास होता था, इस पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्पा जी का विशेष ध्यान मुझे लगता था कि मेरे प्रति है जी, क्योंकि जब भी अप्पा जी ऑन द वे जाती थी ना, हमारे हॉस्टल ऑन द वे था, तो अप्पा जी हमेशा कहते, बेटा तुम मत जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, मेरे संग चलना। अच्छा। हाँ, तो हमेशा अप्पा जी की गाड़ी में ही बैठ के हम आते थे और हमें ड्रॉप करते हुए अप्पा जी निकल जाती थी। तो तब से देखिए बच्चों, तब तो हमें कुछ भी नहीं मालूम था, तो ये होता है एक हमारे मन में था कि कोई अच्छा गुरु हमें मिले, हमें सीखने का, तालीम लेने का, उनके संस्पर्श में जाने का हमें अवसर मिले, तो ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर समझिए। और रीता जी, वो हमारे यहाँ परंपरा जो है गुरु शिष्य की ना, और पहले के वक्त में भी गुरु गृहवास जिसको कहते हैं, आप गुरु के घर में रह रही हैं और पूरे अनुशासन के साथ फिर आप किसी भी कला को सीख रही हैं, तो उस परंपरा से हम सब आते हैं, भारतीय परंपरा है, वो आपको मिली है, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। हाँ, ये तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि अप्पा जी वहाँ जब उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, उसके बाद ये कि हम आसाम से आते थे, हॉस्टल में रहते थे, इतना दूर, उस समय तो कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था। जैसे सिलचर से हम ट्रेन में बैठे, वो क्या कहते हैं, नैरो गेज चलता था, 2 ट्रेन वहाँ से चलती थी। हाँ, एक दिन सुबह और एक रात शाम को, तो वहाँ आके गुवाहाटी तक वो आती थी, वहाँ से फिर गाड़ी हमारी चेंज होती थी, ब्रॉड गेज, तो वहाँ से भी 2 ही ट्रेन होती थी, एक सुबह एक शाम। तो वो टाइमिंग्स जैसे होता था, फिर किसी को ढूंढना पड़ता था, कौन बार बार छोड़ने आएगा, आसाम कहाँ, सिलचर और कहाँ बनारस, तो किसी को ढूंढना पड़ता था, कोई उधर से आ रहे हो तो उनके संग हमें भेजना, अकेले नहीं भेजना, ये सब सारी बातें थी। और वहाँ से फिर आके मुगल सराय में फिर बनारस के लिए गाड़ी पकड़नी होती थी, ऐसे करके आते थे। हाँ, तो मन था PhD के बाद अप्पा जी से अप्पा जी ने भी कहा था कि बेटा तुम्हें हम सिखाएंगे, अगर तुम्हें सीखने का इच्छा हो। और घर में फिर परमिशन लेने की बात है कि PhD के बाद ऑफ कोर्स फिर ख़त्म हो जाता है, हॉस्टल लाइफ तो ख़त्म हो जाए, फिर वापस हमें जाना। फिर हमने पापा से बोला, हम सामान वामान लेके चले गए थे सब, हॉस्टल खाली करना था ना, तो चले गए थे। फिर पापा से परमिशन लिए, पापा ने बोला हाँ ठीक है, तो पापा छोड़ने आए थे हमें।
आपा जी के घर। फिर पूजा, हमारी एक पूजा होती है पहले, जो क्योंकि बनारस घराने में जो परंपरा है वो पहले एक छोटा पूजा करके शुरुआत होती है, उसके बाद और फिर गंडा बंद की बाद में गंडा बंद। है। बहुत सारे घराने में पहले गंडा बंद होने के बाद शुरुआत होती है, पर हमारे घराने में ऐसा नहीं है। फिर आपा जी का हमने पूजा वगैरह किया और फिर आपा जी के घर रहने लगे। जी, तो लगभग कितने वर्षों तक सीखा उनसे? और आपा जी जब तक रही तब तक तो सीखी। हाँ, 91 समझिए, मैं 89 से आपा जी से जुड़ गई थी, क्योंकि 88 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था और 89 से आपा जी आ गई थी। 88 सितंबर में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था PhD, तो 89 से आपा जी से हम जुड़ गए थे। और स्टिल आपा जी जब तक लास्ट यहाँ पे कॉन्सर्ट, आपा जी का वही लास्ट कॉन्सर्ट हो गया था ना, ठुमरी फेस्टिवल दिल्ली में, तो उसमें भी मेरा सौभाग्य रहा कि आपा जी के साथ हम अपना संगत, साथ संगत दे पाएँ। ये भी आपा जी की इच्छा थी कि मैं बैठूँ मंच पे उनके साथ। तो इतना सफ़र आपा जी के घर में रहे, पूरा जैसे गुरु शिष्य परंपरा होता है, पूरा अनुशासन के साथ। मतलब माँ के पास जैसे बच्चे का परवरिश होता है, उसी तरह से बच्चे हम लोगों को आपा जी रखते थे। कोई रियाज का मतलब एक टाइम नहीं होता था कि यही रियाज का, जैसे घर में होता है। बिल्कुल। जब मन किया आ जाओ, करो, सीखो। कोई सोने का टाइम नहीं है कुछ, मतलब किसी चीज़ का घर, गुरु घर में तो एक अलग ही माहौल ही होता है। और बहुत सारी गुरु बहनें आपकी, गुरु भाई रहते हैं। हाँ, बहुत सारे गुरु, मतलब ये एक अलग ही एक परिवार, नया परिवार मिलता है और एक अलग ही माहौल होता है। खाना पीना, सोना, मौज मस्ती करना, घूमना मीन्स ये नहीं कि आप घूमने चले जाओ, ऐसा नहीं। आपा जी के संग ही जाना, कोई कार्यक्रम में जा रही है आपा जी तो भी आपा जी के संग जाना है। आपा जी कभी शॉपिंग के लिए भी आपा जी ले जाती थी। अच्छा। एक मज़े की बात बताते हैं, आपा जी के साथ एक बार कलकत्ता में, तब आपा जी कलकत्ता शिफ्ट हो गई थी जी। और हम भी कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हम लोग आसाम से फिर बाद में कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि भाई लोग मेरे सारे कलकत्ता में सेटल थे, तो हम लोग फिर कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे। आपा जी एक दिन बोले कि चलो वो चलते तो कुछ शॉपिंग करना है। नॉर्मली देखिए, क्लासिकल आर्टिस्ट को कोई पहचानता नहीं है, कि बंगाल के नाम से मैं ये इंस्टेंस आपको बता रही हूँ। तो वहाँ दक्षिणापन करके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आपा जी, हम और मुन्नी दीदी, आपा जी की बेटी, हम लोग तीनों लोग गए। अब यकीन करिएगा, आपा जी जब जा रहे थे तो लोग पीछे से कह रहे थे, इनको जानते हो, कौन है? मतलब इतना, मतलब क्लासिकल आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करना कॉमन प्लेस पे। बिल्कुल। तो ये बंगाल का एक कल्चर है, तो हर कोई पहचानते हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट हो चाहे कोई बहुत बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, वो तो जानते ही हैं, वो तो इतना पॉपुलर होते हैं, पर क्लासिकल आर्टिस्ट को भी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं उतना। ये बड़ी बात है और सीखने वाली भी बात है। हाँ। और जिस तरह आप बता रही हैं कि वहाँ के परिवारों में भी है संगीत का संस्कार, तो इसकी भी देन हो सकती है ये। हाँ, है ना? वही ना, जरूरी नहीं है कि आप क्लासिकल आर्टिस्ट ही हो तभी आप पहचानो। मुझे नहीं लगता दिल्ली में आप निकलेंगे कोई क्लासिकल आर्टिस्ट को कोई तुरंत है ना कहीं पे आपको ये कर लें। तो ये बंगाल या मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी कल्चर है काफ़ी, वहाँ पर भी हो सकता है संभव हो। बाकी और जगह तो मैंने नहीं देखा, हम लोग भी बहुत जगह घूमते हैं, जाते हैं, आपा जी के संग भी बहुत घूमे हैं, पर ये बंगाल का जो बच्चों में जो परवरिश, एक जो संस्कार दिया जाता है, उसका ही एक उदाहरण मैं कह सकती हूँ। जी जी। रीता जी, बनारस की बात हम कर रहे थे, उसके बाद फिर नौकरी का सफ़र शुरू होता है और आप स्कूल में आपने पढ़ाया, फिर कॉलेज में आप आती हैं। आगरा में अभी आप आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो उसको किस तरह से देखती हैं, इसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहें, या वहाँ तक पहुँचना कैसे हुआ? वहाँ तक पहुँचना भी यही हुआ कि देखिए, हम बहुत एक संभ्रांत मीन्स आर्थिक रूप से एक समृद्ध फैमिली से तो नहीं थे। पिताजी अकेले हमारे सिंगल हैंडेड अर्निंग मेंबर थे, हम लोग 5 भाई बहन थे, तो सबको पालना पोसना, तो हम लोगों का हमेशा यही था कि चलो अपने पैर पे खड़े होना। और संगीत में जानते हैं, सीखने के लिए इसका कोई अंत नहीं, और उतना ही आपको एक्सपेंडिचर भी है।
तो इतना हम घर से हम डिमांड नहीं कर सकते थे कि हर वक्त हमें, और नहीं हम मिल पाता, क्योंकि क्षमता ही नहीं था हम कैसे हम डिमांड करें। तो चले फिर हम अप्लाई करते रहे, जैसे हमारी पीएचडी ख़त्म हो गया हम साथ साथ अप्पा जी के पास सीखते भी रहे और जगह जगह अप्लाई भी करते रहे। एक फर्स्ट मेरा जो कॉल आया था वो बोकारो स्टील सिटी में एक स्कूल था, गुरु गोविंद पब्लिक स्कूल जी, वहाँ से आया था। तो फर्स्ट इंटरव्यू में ही हमारा सिलेक्शन हो गया और पीजीटी स्केल हमें मिल गया है जी। तो हम ज्वाइन तो कर लिए थे। काफ़ी अच्छा क्वार्टर वगैरह भी मिला हुआ था। स्टील सिटी है, जान ही रहे, वहाँ का एक अलग ही पूरा एक सिटी है। पर स्कूल का जॉब मुझे पता नहीं क्यों मुझे सूट नहीं किया। मुझे था कि गाना है, स्कूल का जॉब में इतना हार्ड, मतलब पूरा फुल टाइम आपको नर्सरी से लेके आपको 12th तक के बच्चों को सिखाना है। तो हमें लगा कि पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि गला का एक कैपेसिटी होता है जी। फिर 4-5 महीना करके हमने डिसाइड कर लिया कि हमें नहीं करना है, स्कूल का जॉब नहीं करना है। अगर कॉलेज में होगा तभी करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे जी। इन द मीन टाइम हमारा यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से भी कॉल आ गया है और हम उस पर बैठे हैं और वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो गया है जी। तो सिलेक्शन होने के बाद हमारी पोस्टिंग हमने, क्योंकि मेरिट में हम टॉपर थे जी, तो ऑप्शंस दिया जाता है ना, तो हमने आगरा दिया था। उन दिनों हमारी शादी की भी बातचीत चल रही थी और हस्बैंड मेरे दिल्ली में पोस्टेड थे। तो हमने सोचा शायद क्योंकि गाज़ियाबाद का नहीं था, बलिया और जौनपुर वो सब जगह भी थी, तो हमने सोचा आगरा ले लेते हैं, नज़दीक होगा। तो अकॉर्डिंगली मेरिट के हिसाब से आगरा कॉलेज में ही मुझे मिला जी। फिर वहाँ पे हमने अप्पा जी के आशीर्वाद लेके, अप्पा जी के घर होते हुए, हमारी जो बचपन की तानपुर वो भी हमारे संग अभी भी है, अब वही लेके मैं सफ़र की थी। अप्पा जी के घर आई, फिर अप्पा जी का आशीर्वाद लिया, फिर हमने ज्वाइन किया। हम एकेडमिक सफ़र की आगे मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले बनारस की कोई ख़ास चीज़ सुनना चाहेंगे अपने गुरु से जो सीखा वो हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, क्या सुनना चाहते हैं बताइए। लाइट सेमी क्लासिकल। ओके।
इतनी अरज मोरी माँ। इतनी सुंदर रचना और उतनी ही सुंदर गायकी रीता जी। अभी दिल्ली में बैठ के मुझे लग रहा है कि आंगन जो है वो बनारस का आंगन हो गया है। और यही खासियत होती है, किसी भी घराने की बात करो वो किसी भी शहर में होता है तो उस घराने का आंगन बन जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, और अभी आप आगरा कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं संगीत की, और आप खुद, मैंने बार बार कहा कि आप गुरु शिष्य परंपरा से आती हैं, आपने सीखा है और उसको सहेजा भी है, जो एक बड़ी बात मैं मानता हूँ। अभी किस तरह से कॉलेज में संगीत के विद्यार्थियों को देखती हैं, और क्या वो निष्ठा अभी भी दिखाई देती है, या कितना परिवेश बदला है तब से अब तक? तब से लेके अब तक जो हम अपने समय से, अगर हम इस समय को हम अगर कंपेयर करें तो परिवर्तन तो काफ़ी आई है जी। स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी होती है और एक कॉलेज होती है। यूनिवर्सिटी का एक माहौल अलग होता है, क्योंकि वो केवल उसी जो फैकल्टी होती है उसमें केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि संगीत का ही माहौल होता है। चाहे कहीं पे सरोद सीख रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है, कहीं तबला हो रहा है, मतलब संगीत से रिलेटेड ही फैकल्टी में सब कुछ होता है। तो बच्चों में हमेशा वो जो एक माहौल, संगीत का जो एक माहौल, वो हमेशा बना रहता है। जैसे हमने फैकल्टी से किया है BHU से, तो हमें हमेशा, जैसे हम ऑफ पीरियड में भी कभी कभी डांस के क्लास में चले गए, बैठ गए, कभी सितार के क्लास में जाके बैठ गए, तो ऐसे हम टाइम उस समय पास करते थे। लेकिन कॉलेजेस में क्या है, अलग अलग सब, जैसे संगीत भी एक विषय है और अंग्रेजी भी है, वहाँ इतिहास भी पढ़ना पड़ता है। विभिन्न विषय होने की वजह से बच्चे संगीत के क्लास में जब तक रहते हैं तब तक संगीत का माहौल उनको मिलता है। तत्पश्चात तो जब दूसरे विषय में पढ़ने चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उस समय संगीत से वो निकल ही जाते हैं, चाहे हम कितना भी हम बच्चों को समझाते। तो हम लोग हमेशा ये प्रयास करते, बच्चे जब खाली टाइम में बैठे रहते हैं तो बच्चों को हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि बच्चे आ जाओ, क्योंकि हमारा कक्षा बनी हुई इसलिए होती है कि हमारी सांस रहता है, तो हम लेके मूव नहीं कर सकते, तो हमारा एक परमानेंट रूम हुआ करता है। तो बच्चे आके हमेशा अपना रियाज करें, क्योंकि और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं, बच्चे थोड़ा सा परिवार उतना आर्थिक रूप से ये नहीं होता है, वो बच्चे आते तो उनके पास आप कहे तो इंस्ट्रूमेंट तक भी नहीं होता है जी खरीदने का। ये बड़ी चुनौती है। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम लोग यही प्रयास करते कि बच्चे आ जाए, अपने क्लास में आ जाए। यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपना तबला, कंपोनिस्ट भी हैं, जो जितना समय यहाँ दे सकते हैं, जितना हम लोग उनको समझा सकते, समय दे सकते, कोशिश यही करते हैं। पर बच्चों में वो निष्ठा, चूँकि एक पारिवारिक जो वातावरण है वो भी नहीं है। कई बच्चे तो ये बोलते हैं, मैम हमें तो गाना गाने ही नहीं देते मम्मी पापा, घर में रियाज करने नहीं देते, क्या तुम करते रहते हो। अच्छा। तो हाँ, बहुत चुनौती तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इसलिए कुछ बच्चों में अगर इंटरेस्ट है भी है तो वो परिवार के सपोर्ट ना मिलने से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये सारी समस्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो एक नई शिक्षा नीति आ रही है, इस पे देखते हैं, हो सकता है कुछ परिवर्तन आए, प्रयास तो यही है। और जॉब ओरिएंटेड जो हमारी कलाएं हैं उसमें भी नौकरियां मिले अगर तो, क्योंकि अभी सच्चाई है रीता जी की युवा जो है सबसे पहला उसका जो फोकस होता है वो नौकरी पर बिल्कुल होता होना है। भी चाहिए। देखिए, अगर मैंने कहा था ना, हमने खुद इस चुनौती को देखा है, जाना है, क्योंकि जब तक आप उस परिस्थिति के साथ सम्मुखीन नहीं होंगे आपको नहीं पता पड़ेगा कि किस तरह से आपको आगे परेशानी आपको फेस करना है। तो आर्थिक रूप से एक स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत ज़रूरी है। कब तक आप माता पिता के ऊपर निर्भर रहेंगे, है ना। और हम लोग अभी बड़े शहर में हैं तो यहाँ तो और बच्चों के साथ और ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो बच्चे, जैसे हमने प्राइवेट भी कुछ बच्चे को सिखाते हैं, तो उन बच्चों में क्या है, आते हैं क्लास करते चले जाते, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, हमें भी पता है जी, क्योंकि इतनी बिजी समय रहता है, ऑफिस आवर रहता है, उसके बाद
कहीं एक से एक दूसरी जगह जाने में भी इतना समय चला जाता है, बिल्कुल, है ना। तो और घर परिवार छोड़ के आके गुरु घर में रहना ये भी एक चुनौती ही है। बिल्कुल। और महानगरों में तो रीता जी मुझे लगता है कि मुश्किल है, असंभव है। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम चाहते हैं बच्चों को रखना, लेकिन कहाँ रखेंगे जी, है ना। बिल्कुल। तो और मतलब बाहर से, शहर से, जो हम जिस शहर से उस शहर से तो बच्चे आएंगे ना, आएंगे बाहर से ही, तो उनके लिए भी थोड़ी समस्या है। घर बार छोड़ के आके इतना दूर रहना, परिवार कितना परमिट करते हैं, ये सब बातें तो होती ही है। और संगीत को लेके तो बहुत ज़्यादा हर परिवारों में, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं युवाओं का जो संगीत में रुझान है और कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या चुनौतियां हैं, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा रीता जी, जो शास्त्रीय संगीत है वो एक एलीट क्लास का वर्ग का माना जाता है। और अब जैसे आपने कहा कि क्लासिकल जो म्यूजिशियन हैं जो उनको नहीं पहचानते हैं जब हम बाहर निकलते हैं, जितना बॉलीवुड का प्रभाव है। तो क्या ऐसी जटिलताएं हैं, क्या ऐसी मुश्किलें हैं कि ये दायरा जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है? और वहीं हम लोक भाषाओं में देखते हैं, जब मैं लोकगीतों की बात करूं तो वहाँ पे दायरा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन शास्त्रीय सुनने वाले वो ऑडियंस का दायरा नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्या किस में क्या कमी है? हम ऑडियंस को दोष दें या गुरुओं पर भी कुछ बात कहें? आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है मिला जुला असर है ये। देखिए, जो शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रथम जो संरक्षण था वो राज दरबारों से, मतलब वहाँ से शुरुआत हुआ। तो एलिट क्लास वाली जो बात आती है, मुझे लगता है वही है, क्योंकि वहाँ पे तो हर एक कॉमन पब्लिक तो अलाउड नहीं था। मतलब वो लिमिटेड लोग जो थे, जो सुनकार थे या जो इन्वाइटीज थे, वही आते थे, सुनते थे। तो वहीं से उसकी नींव रख गई। हाँ, और आज के समय में जैसे देखिए बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आए हैं, सरकार भी काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उस समय इतना था भी नहीं, तो वही एक दायरा था। तो मंच बढ़े हैं अब, हाँ, अभी पहले की तुलना में मंच बढ़े हैं। ये मंच भी बढ़ गए, कलाकार भी बढ़े हैं। उस एंगल से हम देखें तो कलाकार भी काफ़ी सारे बढ़ गए। पहले ज़माने में प्रचार प्रसार का माध्यम कमज़ोर था। अभी सोशल मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है। हाँ, तो कोविड काल में तो बहुत ज़्यादा इतने आर्टिस्ट, कभी कभी हमारे पास फ़ोन आता है, बहुत लोग कहते हैं कि मैम इतना हम लोगों ने कलाकारों को सुना है, जाना है, बहुत नए नए आविष्कार, कलाकारों का आविष्कार भी किया है बहुत लोगों ने। तो सोशल मीडिया का भी ये है। और इससे पहले मैं कहूँगी, पहले देखिए शास्त्रीय संगीत हम लोगों का जहाँ से रुचि आई है, हम लोगों ने दूरदर्शन में देखा है शास्त्रीय संगीत को प्रसारित होते हुए, वहाँ से हमें रुचि आई है। हाँ, और रेडियो सुबह क्लासिकल सुबह शाम होता था, वही हम सुनते थे। तो यही माध्यम था। अब इतने प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, रियलिटी शोज़ होने लगे हैं, तो उस पर टैलेंट्स की तो कोई कमी नहीं है। बहुत सारी टैलेंट्स निकल के आ रही है, निखर भी रही है, लेकिन कुछ टैलेंट तो छुप ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और वहाँ अगर मान लीजिए क्लासिकल का, क्योंकि आजकल दूरदर्शन का भी चैंग कहते कि हम लोग का कम हो गया है, क्लासिकल रिकॉर्डिंग से नहीं होते हैं। और प्राइवेट चैनल्स आने के बाद लोग ज़्यादातर प्राइवेट में उन लोगों का रुझान हो गया है। उस पर आप यही देखेंगे रियलिटी शोज़ में जिस तरह से गाना बजाना होता है, तो प्योर क्लासिकल तो है नहीं कहीं पर, तो प्रसार कैसे होगा? जो चैनल्स आपके सामने हमेशा जो चीज़ देखेंगे, कॉमन पीपल उसी को एक्सेप्ट करते हैं ना। बिल्कुल। अगर उस पर, अगर हर चैनल में अगर क्लासिकल का भी 1-2 कार्यक्रम प्रसारित होता तो मुझे लगता और ज़्यादा प्रसारण होता, क्योंकि हर घर में है। कॉन्फ्रेंसेस में तो हर कोई जा नहीं सकते हैं, और वहाँ जाने के बाद लोगों के हर घर में टीवी है। टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम था उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, अगर शास्त्रीय संगीत, तो इसलिए थोड़ा दायरा उस हिसाब से नहीं, मतलब संकुचित है मुझे लगता है। क्योंकि हमेशा मुझे भी लगता है कि जिस तरह से कलाकार एक तप और तपस्या से बनता है किसी भी विधा का, ऑडियंस भी बनना
आसान नहीं होता है, और क्लासिकल की ऑडियंस बनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है ना। तो वो एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना कहते हैं, वो भी एक चुनौतीपूर्ण है, और वो किस तरह होगा इस पे ये बड़ा चर्चा का एक विषय हो सकता है। रेडियो का जिक्र मैंने किया, और आप रेडियो की ये हाई ग्रेड कलाकार हैं। रेडियो की शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में तो आप बताएंगी ही, लेकिन रेडियो में जो पहला गाना आपने रिकॉर्ड किया है उसके भी कुछ शब्द हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएंगी, मैं ऐसा चाहूँगा। हाँ, मेरा जो रेडियो में पहला मेरा सिलेक्शन भजन से हुआ था जी। वो ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी से जी। तो वहाँ पे कुछ कार्यक्रम करने के बाद मैं क्लासिकल का ऑडिशन हमारे यहाँ हो नहीं रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, आज बड़े दुख की बात है, वो हमारे बीच अब नहीं है, कोविड काल में उस ग्रसित हो गई है। तो वो मेरी बहुत क्लोज सहेली थी, और उनका घर पूरा संगीतिक माहौल से परिपूर्ण था। वो वायलिनिस्ट थी, डॉक्टर एन राजन जी का शिष्य रही, और BHU में वो प्रोफेसर भी थी वायलिन की, उनके गुरु के स्थान पे वो काम कर रही थी। तो चूँकि उन लोगों के साथ उसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंटीमेसी था, तो उसने कहा दीदी आप हमें दीदी बोलती, हमारे जूनियर जी, तो दीदी आप वहाँ से भर लीजिए, उसके पापा भी रेडियो में थे, वही ऑल इंडिया रेडियो कटक, वहाँ से हमने अप्लाई किया था, और फिर वहाँ से हमारी क्लासिकल की सफ़र शुरू हुआ। जी। तो हाँ, हमने रिकॉर्डिंग किया, दूरदर्शन भुवनेश्वर में मेरी एक रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद हमारी शादी वादी हो गई, हम दिल्ली आ गए, फिर हम यहाँ शिफ्ट कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया, और यहाँ फिर हमने बाकी जो जितने भी रिकॉर्डिंग्स हमारी यहीं पे दिल्ली आकाशवाणी से हैं। जी। हम कुछ सुनना चाहें आपसे रेडियो का, कुछ भी याद आ रहा हो? रेडियो का, हाँ। जो सुख होत गोपाल है गाए, सो सुख होत ना जप तप किए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत ना जप तप किए, कोटि तीरथ नहाए, जो सुख होत गोपाल गाए। बहुत सुंदर रचना, और हम बहुत पीछे गए रेडियो ये की पहला याद के रिकॉर्डिंग लिए। हमने, इसलिए हमें किताब ढूंढना पड़ा। जी, और बहुत सुंदर रचना भी है। बहुत सारी रचनाएं जो बहुत सुंदर रचनाएं हैं, अभी अभी लगता है रीता जी कि वो खो गई हैं, और कुछ रचनाएं तो बस वही उसी परिपाटी पे गाई जा रही हैं, वो श्रृंगार की हों या किसी भी प्रकार की। तो मुझे लगता है कि सुंदर रचनाओं को भी आगे लाना चाहिए। वो है ना, संगीतकारों का भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगती है। लेकिन फिर मैं लौट रहा हूँ युवाओं पर, जो संगीत सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या सुनना पसंद करते हैं। किस तरह से आज के वक्त में देखती हैं उनके लिए चुनौतियों पे, जो आपने अभी एकेडमिक में अपने सफ़र पे बात की आपके छात्रों के लिए, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मंच चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, उनके लिए हमारे मंच से क्या संदेश देना चाहेंगी, और किस तरह की सकारात्मकता रखने की ज़रूरत है इस वक्त में? चुनौतीपूर्ण जीवन अब जीवन में हम लोग अभी हैं, जी रहे हैं। कोविड काल में देखिए, हम कहें तो कलाकार का जो फ्रेटर्निटी है, उन लोगों को बहुत मतलब समय जो है, कष्ट का समय उनको काटना पड़ा है, बहुत चुनौती का सामना उन्होंने किया है, और अभी भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे बहुत स्लो ओपन हो रहे हैं जो मतलब फ्रीलांसर जो आर्टिस्ट हैं। तो वो सिखाना भी चाहिए। देखिए, अगर अब सिखाना भी चाहेंगे, सबके पास उतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं है कि बच्चों को फ्री फंड से आप बैठा के आप कब तक आप सिखा पाएंगे। एक तो बहुत बड़ी चुनौती है।
स्कूल कॉलेजेस में ज़रूर है, लेकिन स्कूल कॉलेज में सीखने के बाद कोई कलाकार नहीं बहुत जल्दी बन सकता है, इसलिए क्योंकि समय दायरा बहुत छोटा है। जितने समय में बच्चे पढ़ते हैं और सब सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ता है, ये तो नहीं केवल कि संगीत का ही वो चर्चा कर रहे, ये तो नहीं है। आपको पास भी करना है, अच्छे नंबर भी लाना है, सारी बातें हैं, तो बच्चों के लिए भी चुनौती है। और जिनके पास सामर्थ्य है, मैं ये कहूँगी उनको थोड़ा सा ब्रॉडनेस रखना चाहिए जी। बच्चों को जितना दे पाएंगे देना चाहिए, उसी से हमारी संगीत आगे बढ़ेगा और हमारा संस्कृति बचा रहेगा, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत। ऐसे तो बच्चे कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी और नौकरियों में भी हों, लेकिन अपने बच्चों को एक कला ज़रूर सिखाएं ताकि वो संस्कृति और कला बिल्कुल संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो हमें तो बच्चों पे उस चीज़ को हमें डालना ही पड़ेगा, संस्कार जी, कि ये हमारी संस्कृति है, हमें समझाना पड़ेगा। और दिक्कत तो है, देखिए बच्चों के साथ भी बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन आ गया, जबकि मैंने बोला है अभी समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत बदलाव आए हैं। हमारे समय अलग था, हम लोग घंटों रियाज भी किए हैं। अभी हम कहें बच्चों को कि आप 4 घंटा बैठ कर रियाज करो तो कोई संभव है कर पाएगा? नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि रियाज करने बैठेगा। अब सोशल मीडिया आ गया है, उसमें भी आपको एक्टिव रहना है, ये भी एक काम हो गया है। बिल्कुल बहुत बड़ा काम है, उस पर आप जितना अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, सुनते हैं, उतना ही बड़े कलाकार हैं। ये भी हो गया, तो उससे हमारे कुछ नुकसान भी तो हो ही रही है ना, कि हम कहीं से समय तो काट ही रहे हैं। बिल्कुल, वो साधना और तप वाली बात जो कलाओं में है वो तो खत्म होती सी खींचती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अभी हम वही कह रहे हैं ना, फिर से दोबारा अगर स्कूल कॉलेज में हम सीख के हम चाहें कि हम कुछ कर ले तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि गुरु के पास आप जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आपका संगीत या कोई भी कला के प्रति डेप्थ नहीं आएगा जी, तो उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप फिर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा ना। बिल्कुल जैसे हाँ, बस जैसे हम लोगों ने सुना है बिस्मिल्लाह खां साहब जी, वो गंगा के घाट पे बैठ के कितना घंटों रियाज करते थे, है ना। उस समय कुछ था ही नहीं, वो प्रसाद कोई दे दिया तो खा लिया। ऐसे जीवन हम अब जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना, हमारे बच्चे जी पाएंगे, क्योंकि माहौल बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है और बदलता ही जा रहे हैं। आगे पता नहीं क्या क्या होने वाले हैं। हाँ, और दूसरा है जो रियलिटी शोज़ वगैरह में भी हम देखते हैं, कभी कभी बैठते हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं और लगता है कभी दुख भी होता है। बहुत टैलेंट्स आते हैं, लेकिन वो बाकी वो टैलेंट जाता कहाँ है? मुझे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ये प्रश्न जरूर रखती हूँ कि बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बच्चे आते हैं यहाँ स्ट्रगल करते हैं। मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई भी उनका हैम्पर तो करता ही है, क्योंकि इतना समय देना पड़ता है। और उसके बाद कुछ ही बच्चे लाइमलाइट में होते, बाकी बच्चे जाते कहाँ हैं? मुझे ये बड़ा एक बड़ा वो बुलबुले की तरह चीज़ें आती हैं सामने और फिर खत्म हो जाती हैं, बड़ा दुखद तो है। ये मुझे बहुत खलता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। ये बच्चों का भविष्य क्या होगा? पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने छोड़ दिया होगा, संगीत या कला के पक्ष में आने के उद्देश्य से वो निकलते हैं। तो इस दृष्टि में सबको थोड़ा हम लोगों को बिल्कुल परिवार, सरकार, सबको सहयोग देने की आवश्यकता है, तभी ये कला जिससे भारत जाना जाता है रीता जी, वो आगे बढ़ पाएगा। रीता जी हमें बता रही थी कि गुरु गृहवास तो देखिए ज़रूरी है, गुरु के बिना संगीत हो या किसी भी विधा का ज्ञान हो वो आपको नहीं हो सकता। अभी चुनौतियां तो हैं, लेकिन कला और संस्कृति को बचाने के लिए परिवारों को भी आगे आना होगा, सरकारों को भी आगे आना होगा, तभी हमारी कलाएं बच पाएंगी। हमारे साथ बनारस घराने की शास्त्रीय गायिका रीता देव जी हैं। हमने शुरुआत आपकी गायकी से की है, मैं चाहूँगा कि अंत भी हम आज के संवाद का बनारस के ही रंग से करें। जी।
गंगा रेती पे बंगला छावा मोरे राजा, छावा मोरे राजा, आवे लहर जमुने की। गंगा रेती पे बंगला छावा मोरे राजा, छावा मोरे राजा, आवे लहर जमुने की। गंगा रेती पे बंगला छवादा मोरे राजा, आवे लहर जमुने की। गंगा रेती पे बंगला छवादा मोरे राजा, छवादा मोरे राजा, आवे लहर जमुने की, आवे लहर जमुने की, आवे लहर जमुने बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी इतनी सारी बातें करने के लिए, और बनारस की इतनी खास बातें और अपने सफ़र की जो इतनी प्रेरणादायी कहानी है वो भी हमसे साझा करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि बनारस के इस रंग को, बनारस की इस गायकी को आप हमेशा यूं ही बिखेरती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा टीम को धन्यवाद। आप लोगों ने बनारस घराने के लिए इतना काम करने का प्रयास किया है, सोचा है, ये आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।